नमस्कार दोस्तों। अपन ने विगत कक्षा के अंदर जो शिक्षण विधियां थी उनके अंदर अपन ने जो कंप्लीट की हैं वो विधियां हैं। व्याख्यान विधि अपन ने पढ़ा है। व्याख्यान विधि के बाद में अपन ने समस्या समाधान विधि पढ़ी है, प्रोजेक्ट विधि पढ़ी है, प्रयोगशाला विधि अपन ने पढ़ी थी। और अब अपन आज की इस क्लास के अंदर जो चर्चा करने वाले हैं वो विधि लेने वाले हैं अपन हुरिस्टिक विधि। देखिए, प्रयोजन विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, सारी विधियों के ऊपर से क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो सारे फैक्ट आपको मैंने बताए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको इनकी विशेषताएं और इनकी कमियों को रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। जहां से क्वेश्चन आता है वहां मैंने बाकायदा उस तथ्य के ऊपर गोल किया है, उनको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता भी है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं हुरिस्टिक विधि के बारे में। तो हुरिस्टिक विधि जो थी उसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। और उस ग्रीक भाषा का शब्द क्या होता है? हुरिस्को। क्या होता है? तो अपन कह सकते हैं हुरिस्को शब्द जो होता है उस हुरिस्को शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ये हुरिस्को शब्द जो होता है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है आई डिस्कवर इट, मैं इसको खोजता हूं, मैं इसका पता करता हूं, मैं इसको खोज पाता हूं, मैं इसका मालूम करता हूं, यानी ये इसका अर्थ होगा। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि हुरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होगा? आई डिस्कवर इट, मैं मालूम करता हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या? मैं खोजता हूं। ठीक है, यानी कि इस विधि का अगर अपन अन्य नाम देखें तो इसी विधि को अपन अनुसंधान विधि या फिर स्वयं ज्ञान विधि भी कहा जाता है, या फिर इसी विधि को अपन अन्वेषण विधि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसी विधि को अपन अन्वेषण विधि भी कह सकते हैं। दोस्तों, यहां पर अलग अलग स्तर के ऊपर अलग अलग इस विधि का नाम दिया गया है। वैसे यहां पर ये अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि जो होती है इसका विश्वविद्यालय स्तर के ऊपर इसका नाम दिया गया है क्या? अनुसंधान या फिर अन्वेषण विधि इसको नाम दिया गया है। क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर के ऊपर एक छात्र जो होता है जब पीएचडी करता है, वो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए जो कार्य कर रहा है वहां पर उसकी अनुसंधान या अन्वेषण विधि कहलाती है। अब आता है बात कि इस विधि का जनक किसको माना जाता है। तो H.E. आर्म स्ट्रोंग नामक वैज्ञानिक जो थे, इस H.E. आर्म स्ट्रोंग नामक वैज्ञानिक को हुरिस्टिक विधि का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। यहां पर ध्यान देना, हुरिस्टिक विधि जो होती है इसके खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे यहां पर कौन थे? H.E. आर्म स्ट्रोंग। हुरिस्टिक विधि जो होता है वो हुरिस्को शब्द से बना हुआ है। हुरिस्को एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है और इसका सामान्य तौर के ऊपर अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आई डिस्कवर, यानी कि मैं मालूम करता हूं। दोस्तों, 4 प्रकार के क्वेश्चन यहां पर बन चुके हैं। ह्यूरिस्टिक विधि का उत्पत्ति मानी जाती है ग्रीक भाषा से। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हुरिस्को शब्द से। हुरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आई डिस्कवर इट, यानी कि मैं मालूम करता हूं, मैं खोजता हूं। ह्यूरिस्टिक विधि का अन्य नाम अन्वेषण विधि या फिर स्वयं खोजने की विधि या अनुसंधान विधि कहते हैं। यहां इसके खोजकर्ता कौन थे? H.E. आर्म स्ट्रोंग नामक वैज्ञानिक इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। इस विधि का तात्पर्य बालकों को कम से कम बताने और उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज करके और सत्य की पहचान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं अपन यहाँ पर कि एक बालक जो होता है, गणित विषय का बालक जो होता है, आपने देखा होगा, या विज्ञान विषय का बालक जो होता है, जैसे मान लीजिए कि विज्ञान विषय के छात्र को अधिक से अधिक अन्वेषण करने के लिए कहा जाता है। कैसे? मैंने छात्रों को यह बताया कि किस प्रकार से रासायनिक सूत्र का निर्माण होता है, रासायनिक फॉर्मूला बनाना सिखाया है। मैंने NaCl H2O या H2SO4 का फॉर्मूला बनाना सिखा दिया छात्रों को। फिर उसके बाद में मैंने 10 एग्जाम्पल 20 एग्जाम्पल ऐसे दिए कि वो छात्र खुद उस सूत्र की खोज करेगा।
तो कहने का मतलब छात्र को मैंने बताए 3 या 4 एग्जाम्पल, करवाए उनसे 20 एग्जाम्पल्स, इसका मतलब वो होता है अन्वेषण विधि। छात्र खुद स्वयं करता है और सत्य की पहचान करता है। मैंने उनको ये भी बता दिया है कि किस प्रकार से आपका फॉर्मूला सही है या गलत है, तो उसका परीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा। सेम इसी प्रकार से गणित विषय का छात्र जो होता है उसको प्रश्नावली करवाने के लिए पहले 4 या 5 एग्जाम्पल उसके सामने समझाए जाते हैं, बाकी पूरी प्रश्नावली छात्र स्वयं करता है। फिर तो वो विधि कौन सी होगी? अन्वेषण विधि होती है। आज एच.ई. आर्मस्ट्रांग के अनुसार क्या था कि अन्वेषण विधि वह विधि होती है जिसमें छात्र जो होता है वो अन्वेषक की स्थिति में होता है। अन्वेषक का मतलब क्या होगा? यहां पर खोज करता। क्या होगा अन्वेषक का मतलब? खोज करता। यहां पर एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा था कि अन्वेषण विधि के अंतर्गत जो छात्र होता है वो हमेशा किस रूप में होता है? तो अपन कह सकते हैं छात्र हमेशा खोजकर्ता की स्थिति में होता है। क्लियर? यानी कि अन्वेषण विधि वो विधि होती है जिसमें छात्र जो होता है वो सामान्य तौर के ऊपर एक अन्वेषक के रूप में होता है, खोजकर्ता के रूप में उसको माना जाता है। एक वैज्ञानिक थे जॉन डीवी, जिसने प्रोजेक्ट विधि के विचारक भी जिसको अपन ने बताया है, उस जॉन डीवी ने इस अन्वेषण विधि के बारे में कहा है कि मस्तिष्क एक ब्लोटिंग पेपर के समान नहीं है जो किसी भी द्रव्य को स्वतः ही सोख लेता है और एक जीवधारी है, तो एक जीवधारी है जो अपनी वर्तमान अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उसको क्या करता है? चुनता है। बिल्कुल अच्छी बात कही है जॉन डीवी ने। जॉन डीवी नामक वैज्ञानिक ने यह कहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वो एक ब्लोटिंग पेपर नहीं है। ब्लोटिंग पेपर का मतलब प्रयोगशाला में आपने खूब अधिक प्रयोग किया भी है इस ब्लोटिंग पेपर का, कि एक ऐसा कागज जो कि हर एक द्रव्य को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। जल, कोई विलयन गिर गया, किसी भी अपने अन्य किसी पदार्थ का पृथक्करण करना है तो उसमें मिश्रित पदार्थों में से द्रव पदार्थ को अवशोषित कर लेता है। कौन सा? ब्लोटिंग पेपर जो होता है वो। तो यहां पर जो ब्लोटिंग पेपर जो होता है वो एक अवशोषक सतह की भांति कार्य करता है। तो यहां पर जॉन डीवी ने यह कहा है कि सामान्य तौर के ऊपर मस्तिष्क जो होता है वो एक ब्लोटिंग पेपर नहीं है, वो एक जीवधारी प्राणी की वस्तु होती है। यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि वो तो एक जीवधारी है और जो कि अपनी वर्तमान की अपनी अवस्थाएं एवं आवश्यकताओं के अनुसार ही क्या करता है? वो तो चुनता है। जैसी परिस्थिति व्यक्ति के सामने है उस परिस्थिति के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क कार्य करता है। आपने कई बार देखा होगा कि छात्र आप व्यक्ति कई बार कहता है कि यार आज मूड ऑफ हो गया है, आज काम करने का मूड नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर वहां पर ऐसी परिस्थिति में भी मनुष्य का मस्तिष्क कार्य करता तब तो वो ब्लोटिंग पेपर हो जाता। तो यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि सामान्य तौर पर जॉन डीवी ने क्या कहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है। ब्लोटिंग पेपर की संज्ञा इसने नकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका भी। अब आता है कि इस अन्वेषण विधि के अंदर मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बालकों के अंदर सत्यता की जांच करने की क्या रहती है? उत्सुकता जागी रहती है। मान लीजिए एक छात्रों को अन्वेषण के रूप में अपन ने किसी भी एक अभ्यारण्य का भ्रमण करवाया और वहां पर मान लीजिए कि आपको एक विशेष प्रकार प्रजाति के शेर बच्चों को दिखाना है। अब बच्चों को केवल डायग्राम दिखाया था लेकिन बच्चे उस शेर की खोज के अंदर लगातार उस जंगल के अंदर भटकते हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए? शेर चाहिए उनको। यानी उस सत्यता की खोज करने में छात्र की उत्सुकता बहुत अधिक जागृत हो जाती है। छात्रों को अगर आपने बता दिया कि छात्रों अपन कल एक सर्कस का भ्रमण करेंगे, तो सामान्यतः उसके अंदर छात्रों के जीवन में, माइंड में, मस्तिष्क में, मन में एक उत्सुकता जागृत हो जाती है कि वहां पर अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब सत्यता की जानने के लिए उत्सुकता बनी रहती है। आपने देखा होगा कि एक खेल दिखाने वाला जो होता है वो मान लीजिए कि पानी के अंदर सोडियम का टुकड़ा डाल करके आग जलाता है। छात्रों के अंदर उस सत्यता की जांच करने के लिए इतनी अधिक उत्सुकता बन जाती है कि इस पानी में आग किस प्रकार से लगी है, वो सत्यता की खोज करने के लिए उत्सुकता बन जाती है।
यहां पर वे तथ्यों को ध्यानपूर्वक समझने की आदत डाल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं कक्ष में गया, मैंने ये कहा कि बेटा आज मैं एक ऐसी घटना से आपको अवगत कराना चाहता हूं। तुरंत बच्चे घटना का नाम सुनते ही सारे बच्चे अलर्ट होकर के माइंड को कंसंट्रेट कर लेते हैं टीचर के समक्ष। क्यों? क्योंकि उनको कोई ना कोई घटना की सत्यता की बात बताने वाले हैं टीचर। तो उनमें जागृति, फिर टीचर अगर रुक जाता है तो बार बार बच्चे कहेंगे सर बताओ वो बात क्या थी। यानी उस सत्यता की, उस घटना के बारे में सुनने के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ जाती है और उनको समझने की आदत भी पड़ जाती है। विद्यार्थी तथ्यों एवं प्रमाणों को तर्क एवं वितरक कसौटी पर जांचने के बाद ही स्वीकार करता है। यानी अन्वेषण विधि जो होती है उसमें सत्यता की जांच होती है। इस कारण से छात्र जो होता है, जो भी वितर्क तर्क वितरक होते हैं उसके, या जो भी उसके तथ्य या प्रमाण होते हैं, उनको तभी स्वीकार करेगा जब तक उसको सत्यता के कारणों का पता नहीं चल जाता है। यानी यहां पर ये विधि जो होती है वो सत्य की खोज का मार्ग प्रदान करती है। क्या करती है? सत्य की खोज का मार्ग प्रदान करती है। कौन सी विधि? अन्वेषण विधि जो होती है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसकी विशेषताओं के ऊपर। अगला पॉइंट आता है कि विद्यार्थियों में सही प्रकार से आलोचना करने की क्षमता का भाव विकसित हो जाता है। विद्यार्थियों में सही प्रकार से आलोचना करने का भाव विकसित होने का मतलब कि छात्र ने सत्यता की जांच की है। पानी में आग सोडियम के कारण से लगी है, तो जब तक अपन उसको कोई भी साइंटिफिक रीजन प्रस्तुत नहीं करेंगे कि बेटा इसमें कोई जादू का खेल नहीं है, कोई भी अंधविश्वास नहीं है, इसके अंदर केवल सोडियम का टुकड़ा डालने से इसमें आग लगी है, उस बात को ही बालक सत्यता के आधार पर स्वीकार कर सकता है, अन्यथा उसको नहीं करेगा। अन्वेषण विधि के अंदर छात्र में एक तो अंधविश्वासों को खंडन करने की भावना विकसित हो जाती है और उसमें ऐसा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी उसमें क्या होता है, सामान्यतया विकास होता है। यानी कि छात्र जो होता है उस छात्र के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का भाव अन्वेषण विधि के अंदर या अनुसंधान विधि के अंदर क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला आता है कि विद्यार्थी जो होता है वो नवीन ज्ञान की खोज स्वयं करता है, अतः जो ज्ञान स्थायी होता है वो व्यवहारिकता में आ जाता है। कहने का मतलब अनुसंधान विधि जो होती है वो एक ऐसी विधि मानी जाती है जिसके अंदर जो छात्र होता है वो छात्र स्वयं उसके अंतर्गत क्या होता है, सीखता है। खोजी प्रवृत्ति बन जाती है छात्र की। छात्र के अंदर सत्य की ग्रहण करने की भावना विकसित हो जाती है। फिर उसके बाद में आता है कि उसको स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है और व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इस विधि में बालकों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि बालक निरंतर अपनी समस्या का समाधान या फिर किसी भी घटना को या किसी भी प्राकृतिक घटना की सत्यता की खोज करने में लगातार बालक जुटा रहता है। इसलिए उस बालक को कोई भी किसी प्रकार के गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे देखिए, अध्यापक को बालक के गुण और अवगुणों के जानने के अवसर भी मिल जाते हैं और वह उनसे क्या कर लेता है, व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर लेता है। कैसे? कि मान लीजिए कि छात्रों को बिगर कोई एक पढ़ाई टॉपिक दिया गया है और छात्रों को यह कहा गया है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको खोजना है। दूसरे रोज शिक्षक जब उस छात्र से पूछता है कि आपने खोजा है, आपने खोजा है, कौन कौन से छात्रों का सटीक सही आंसर निकल करके आया है उसका पता चल जाता है। कहने का मतलब अध्यापक को इस विधि के अंतर्गत ये पता लग जाता है कि किस छात्र के गुण अच्छे हैं, कौन से उसके अवगुण हैं, उसके मध्य छात्र और शिक्षक के मध्य में उसमें अंतर संबंध भी स्थापित हो जाता है। इस विधि से बालकों में परिश्रम करने की आदत पड़ जाती है और उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो जाती है। परिश्रम करने की आदत विकसित होने का मतलब कि लगातार वो खोज करता रहेगा, अनुसंधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका विकसित होता रहेगा, उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी उसके अंदर आसानी से हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि इस विधि के अंतर्गत अपन ये कह सकते हैं कि ये विधि जो होती है विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में एक ऐसी अनेक बातों की सही जानकारी प्राप्त कर लेता है जो केवल इसी विधि द्वारा संभव है। कहने का मतलब ये विशेषताएं हैं, आप इनको पक्ष के आधार पर सोचेंगे तो आपके आंसर सही होंगे बिल्कुल पूरी तरह से। बाकी मेन मुख्य बातें जो थी वो मैंने बता दी है
कि अन्वेषण विधि के खोजकर्ता HER में स्ट्रोंग को माना जाता है। और यहाँ पर जॉन डीवी ने यह कहा था कि मनुष्य का मस्तिष्क एक ब्लोटिंग पेपर के समान नहीं है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अपनी क्रियाएं करता है। फिर उसके बाद में आता है कि अन्वेषण विधि जो होती है उसके अन्य नाम क्या क्या है, अनुसंधान विधि, खोज विधि, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि अन्वेषण विधि भी उसको कहा जाता है, हुरिस्टिक विधि भी इसको कहा जाता है। हुरिस्टिक विधि का जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के हुरिस्को शब्द से मानी जाती है, और हुरिस्को का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ क्या, आई डिस्कवर्ड इट, यानी कि मैं खोजता हूं या मैं मालूम करता हूं। ये थे इसके मुख्य मुख्य बातें। इस विधि में सीखने की, इसमें अपन ये पढ़ रहे हैं कि इस विधि में सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो ऐसी अनेक बातों की जानकारी प्राप्त कर लेता है जो केवल छात्र इसी विधि के माध्यम से सीख सकता है। अब उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि अन्वेषण विधि जो होती है इसके मुख्य कार्य क्या, कमियां क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली इसके दोष या कमियां जो होती हैं किसके, हुरिस्टिक विधि या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो अनुसंधान विधि है, इस विधि के मुख्य दोष क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस विधि के द्वारा कभी भी संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं करवाया जा सकता है। शिक्षक को कक्षा कक्ष में पढ़ाना जरूर पड़ेगा। अगर अपन ये चाहें कि शिक्षक अपने छात्रों के ऊपर ही थोप करके इसका अनुसंधान करवाए तो ऐसा संभव होना नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इस विधि के अंदर संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं करवाया जा सकता है। और यदि यहाँ पर अपन ये होते हैं कि छात्रों से अपन जो भी खोज कार्य करवा रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो अन्वेषण कार्य अपन ने छात्रों को दिया है वो हो सकता है कि छात्रों के स्तर का पूरा न हो, उनकी मानसिक स्तर इतना न हो कि वो उसको खोज सकें। तो कहने का मतलब इस विधि द्वारा बालकों से मौलिक खोज की आशा की जाती है, परंतु उनका मानसिक स्तर अपेक्षित स्तर का नहीं होता है। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए तो बिल्कुल भी अनुपयोगी रहेगी, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बालकों के अंदर मानसिक क्षमता का स्तर इतना नहीं होता है कि वो सामान्य तौर पर किसी भी कार्य का अन्वेषण कर सके। अगला आता है कि इस विधि के अंतर्गत अगली कमी क्या रहेगी कि इसमें कक्षा कक्ष में सभी विद्यार्थी जो होते हैं वो समान क्षमता के नहीं होते हैं, अतः अलग अलग कक्षाओं में विद्यार्थियों की क्षमता के लिए ये संभव नहीं है। इस विधि के खोज कम तथा समय की बर्बादी क्या होती है, अधिक होती है। अन्वेषण विधि जो होती है, इस अन्वेषण विधि की सबसे बड़ी एक विशेषता ये होती है कि सामान्यतया ये विधि जो होती है इसके अंदर समय बहुत अधिक लगता है और खोज कम होती है। तो समय की बर्बादी ज्यादा और खोज कम कौन सी विधि के अंतर्गत आएगा, अन्वेषण विधि के अंतर्गत आता है। यह विधि केवल ऐसी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है जिनमें छात्रों की संख्या कम होती है। छात्रों की संख्या कम रहेगी तो शिक्षक हर एक छात्र के पास में उसका क्या खोजा है उसने, उसका अनुसंधान का स्तर किस स्तर के ऊपर चल रहा है, वो सभी उसमें आसानी से शिक्षक कैच कर सकता है। तो इस प्रकार से अपन ने, ये थी अपनी अन्वेषण विधि या हुरिस्टिक विधि जिसके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब अपन लास्ट विधि के बारे में बात करते हैं और वो अंतिम विधि आती है अपनी कौन सी, आगमन और निगमन विधि। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर अपन एक विधि भी अगर पढ़ लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मुख्य बात क्या होती है कि आगमन विधि और जो निगमन विधि होती है इसके शिक्षण सूत्र जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट विधि है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये विधि मैं यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं और इसके ऊपर केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप भले ही लैंग्वेज का मेथड पढ़ लेना, आप भले ही मैथ्स के शिक्षण विधियां पढ़ लेना, आप भले ही साइंस के शिक्षण विधियां पढ़ लेना, और भले ही आप शिक्षण सूत्र जो है मनोविज्ञान के अंदर वो पढ़ लेना। सभी में से आगमन और निगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र हैं उनमें से 100% एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलता है। 5 या 6 एक विधि के शिक्षण सूत्र हैं, आगमन के अगर आपने याद कर लिए तो निगमन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसलिए शिक्षण सूत्रों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, इसकी कमियां, इसके दोष, इसकी विशेषताओं के ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, शिक्षण सूत्रों से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आगमन विधि के बारे में। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं भिन्न भिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर
कैसे तथ्य हैं? स्थूल तथ्य। इसका मतलब ये किधर से किधर जा रही है? स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा विशेष नियम व सिद्धांत पर पहुंचता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से नियम की ओर पहुंच रहा है, वो विधि क्या कहलाती है? आगमन विधि। यहां पर इस विधि के कुछ विशेष प्रकार के जो आधारित सूत्र हैं उनके बारे में यहां दिया गया है। 5 सूत्र मैंने यहां पर शो किए हैं। यानी कि आगमन विधि जो होती है वो सामान्यतः कहां से कहां चलती है? उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि होती है। कहां होती है ये? उदाहरण से नियम की ओर चलती है। जबकि यहां पर अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट करूं, यहां लिख देता हूं मैं क्या? निगमन विधि अगर अपन लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर कहा आगमन विधि जो होती है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। छात्रों के सामने सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है स्थूल रूप में, और फिर उसके बाद में छात्रों के सामने नियम निकाला जाता है। कहने का मतलब यहां पर निगमन विधि तो क्या होगी? नियम से किधर जाती है? उदाहरण की ओर बढ़ती है। किधर जाती है? नियम से उदाहरण के ऊपर आधारित शिक्षण सूत्र पर चलती है। जबकि आगमन विधि उदाहरण से कहां जाती है? नियम की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। छात्र के सामने पहले कोई इवेंट प्रस्तुत किया जाता है और उसके आधार पर वो प्रमाण निकालता है। जबकि निगमन विधि क्या होती है? यहाँ पर प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर बढ़ती है। किधर बढ़ती है? प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर बढ़ने वाली विधि मानी जाती है। यहाँ पर ये विधि जो होती है वो ज्ञात तथ्य से क्या निकाला जाता है? इसके अंदर अज्ञात तथ्य। निगमन विधि में क्या हो जाएगा? अज्ञात तथ्य से क्या निकालते हैं? इसके अंदर ज्ञात तथ्य को ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखना, उदाहरण से नियम की ओर, फिर आता है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर। जबकि निगमन में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है। यानी कि सामान्य रूप से अपन नियम प्रस्तुत करते हैं और उससे विशिष्ट प्रकार के उदाहरण निकाले जाते हैं। यहां पर पहले उदाहरण दिए जा रहे हैं, यानी कि विशिष्ट उदाहरण दिए जा रहे हैं, और एक सामान्य सी बात उदाहरण से नियम निकाल रहे हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जैसा कि डेफिनेशन में भी बताया गया है, आगमन विधि जो होती है वो सामान्यतः किधर से किधर बढ़ रही है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो निगमन कहां जाती है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ने के ऊपर आधारित होती है। कहां जाती है? स्थूल से सूक्ष्म पद्धति की ओर बढ़ने पर आधारित होती है। तो इस प्रकार से यहां पर ये ध्यान देना, ये विधि जो होती है वो क्या होती है? संश्लेषण से क्या बढ़ती, किधर जाती है? विश्लेषण की ओर बढ़ती है। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ती है। तो ये विधि कहां हो जाएगी? अपन ये कह सकते हैं निगमन विधि विश्लेषण से कहां बढ़ती है? संश्लेषण की ओर बढ़ने का कार्य करती है। ये इसके मुख्य शिक्षण सूत्र माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर आप आगमन विधि के याद कर लेते हो तो निगमन विधि तो ऑटोमेटिक आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि इसके कुछ विशेष प्रकार के गुण देखते हैं। आगमन विधि के गुण क्या क्या होते हैं? कि यह विधि जो होती है वो सामान्यतः क्या होती है? मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि दोनों प्रकार की होती है। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ये विधि जो होती है इसमें छात्र जो होता है वो उदाहरण से नियम निकालता है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर बढ़ता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहा है। यानी कि शिक्षक के साथ साथ छात्र भी कार्य कर रहा है। इसलिए यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नियमों की खोज की जा रही है। उदाहरण से नियमों की खोज की जा रही है, इसलिए इसको आगमन विधि को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की विधि मानी जाती है। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको यहीं पर बता दिया था कि मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर इस विधि के अंतर्गत सामान्य तौर के ऊपर शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। किसमें? आगमन विधि के अंदर शिक्षक जो होता है बार बार छात्रों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है और छात्र जो होते हैं उनको सोल्व करते हैं, नियम की ओर बढ़ते रहते हैं। शिक्षक बार बार प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष वस्तुएं प्रस्तुत करता है, छात्र उससे प्रमाण प्राप्त करते जाते हैं। यह विधि जो होती है वो प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्थायी। क्योंकि कहां बढ़ रही है ये? प्रत्यक्ष रूप से छात्रों के सामने कोई मॉडल प्रस्तुत करता है
और उससे प्रमाण निकाला जाता है, इसका मतलब ये विधि स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करती है। बालकों में खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है, बालक में इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि जो होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक उपयोगी मानी जाने वाली विधि होती है। यानी इस विधि को उच्च प्राथमिक स्तर के ऊपर सबसे अधिक उपयोगी विधि के रूप में देखा जाता है। और लास्ट आता है आपका आगमन विधि के प्रमुख दोष क्या क्या होते हैं, और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इस आगमन विधि के दोष के साथ साथ अपन ये कह सकते हैं कि निगमन विधि के अंदर इसके उल्टा हो जाएगा। आगमन विधि के अंदर इसमें परिश्रम और समय क्या लगता है, सामान्य तौर के ऊपर अधिक लगता है, इसलिए अपन कह सकते हैं परिश्रम व समय क्या होता है, अधिक लगता है। और इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम कराने में असमर्थता होती है, यह विधि जो होती है लंबी होती है और इसी कारण से इसको अपन धीमी गति की विधि भी मानते हैं। और इस विधि में इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है। क्या होता है, पाठ्य पुस्तकों का अभाव है, और इस विधि के लिए प्रशिक्षित अनुभवी एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता भी इसके अंतर्गत मानी जाती है। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि जो आगमन विधि होती है इसके मुख्य शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता में अपन ने पढ़ा कि शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए ये विधि सबसे अधिक उपयोगी होती है। फिर उसके बाद में अपन ने लिया है कि इस विधि के अंतर्गत जो शिक्षण सूत्र है वो क्या है, उदाहरण से नियम की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, फिर आता है अपना संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, इस प्रकार से ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये इसके शिक्षण सूत्र होते हैं। जस्ट इसका अपोजिट रहेगा निगमन विधि के अंतर्गत। जो शिक्षण सूत्र मैंने दर्शा दिए हैं, गुण और दोष जो होते हैं वो आपको इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं है, मोटे तौर पर मैंने आगमन विधि के बता भी दिए हैं। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।